हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल डीएनएस सेमेस्टर एग्जाम्स में। बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम यूनिट 2 स्टार्ट करने वाले हैं और यूनिट 2 का जो आज वीडियो हम डिस्कस करेंगे ये है हमारा। इसमें हम आज डिस्कस करने वाले हैं जो टॉपिक वो है टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। यूनिट 2 का आज लेक्चर फर्स्ट है जो सभी के सामने जा रहा है। इससे पहले बच्चों हम लोग ऑलरेडी यूनिट फर्स्ट के 2 टॉपिक्स को डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाके जरूर देखिए, उसमें हमने हर्बेरियम और टाइप मेथड के बारे में डिस्कस किया है। अब हम आज से शुरू कर रहे हैं यूनिट 2 थर्ड सेमेस्टर का, और इसमें जो लेक्चर हम डिस्कस कर रहे हैं वो है क्लासिफिकेशन के बारे में, इसके टाइप्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं यूनिट 2 के लेक्चर फर्स्ट पे। और इसमें जो आज हम डिस्कस करेंगे ये है टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। अलग अलग टाइप्स के क्लासिफिकेशन कौन कौन से होते हैं। इसमें सबसे पहला क्लासिफिकेशन सिस्टम है बच्चों एम्पिरिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम। भाई ये वो क्लासिफिकेशन सिस्टम था जिसमें प्लांट्स को हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करते हैं। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करने का मतलब क्या है, जैसे यहाँ लिखा है ब्रिंजल और एक तो आपका प्लांट नेम लिखा है मैंगो। अब बी पहले आता है, एम बाद में आता है, तो इस क्लासिफिकेशन सिस्टम में जो बी है वो हम ऊपर लिखेंगे और एम बाद में लिखेंगे, समझ रहे हैं। और अगर यहाँ पे टी लिखना है तो इसके नीचे लिखेंगे। तो इस तरह से देखा जाए तो ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर है, ये एक सही क्रम में रखे हुए अरेंज किए हुए प्लांट्स के नेम है अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे। ठीक है, जैसे पहले के टाइम पे हम डिक्शनरी यूज करते थे, तो अब तो सब कुछ गूगल पे आप सर्च कर लेते हैं, लेकिन जब पहले के टाइम पे बुक्स होती थी, डिक्शनरी होती थी, उसमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में वर्ड के नेम्स दिए रहते थे और उसकी मीनिंग लिखी रहती थी। तो पहले हम लोग डिक्शनरी की मदद से ही प्लांट का मीनिंग और किसी भी वर्ड की मीनिंग जानना करते थे। तो डिक्शनरी में जैसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में वर्ड लिखे होते हैं ना, वैसे ही एम्पिरिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम में प्लांट्स का जो नेम था वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा रहता था। अब ये वाला जो क्लासिफिकेशन सिस्टम आया तो इसमें हमने कैरेक्टर्स को नहीं कंसिडर किया, नो कैरेक्टर इनटू कंसिडरेशन, यानी प्लांट्स के जो फीचर होते हैं उसको हमने इसमें इंक्लूड नहीं किया। अब दूसरा आया रीजनेबल क्लासिफिकेशन। इस क्लासिफिकेशन में जो प्लांट्स हैं इनको हमने किस बेसिस पे रखा, वह प्लेस टुगेदर, एक साथ रखा गया ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल कैरेक्टर। जो इनके अंदर पाए जाने वाले कैरेक्टर्स होते हैं प्लांट्स में, अगर उनमें कुछ भी सिमिलैरिटी थी तो उन प्लांट्स को एक साथ रखा गया। अब नेचुरल कैरेक्टर्स में क्या आ सकता है, नेचुरल कैरेक्टर्स यानी कि वो प्लांट का स्टेम ग्रीन है कि नहीं। मान लो यहाँ पे 2 प्लांट्स है, 3 प्लांट्स है, ए बी और सी। इसका ग्रीन स्टेम है यानी उसकी जो टहनियां है, जो स्टेम है वो ग्रीन है, बी का ब्राउन स्टेम है और सी का ग्रीन स्टेम है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो नेचुरल कैरेक्टर में ए और सी मैच कर रहे हैं। तो इस क्लासिफिकेशन सिस्टम के हिसाब से, रीजनेबल क्लासिफिकेशन के हिसाब से, ए और सी को एक ग्रुप में रख देंगे और बी को अलग ग्रुप में रख देंगे। तो ये था रीजनेबल क्लासिफिकेशन सिस्टम। इस क्लासिफिकेशन को फर्दर हम बहुत सारे टाइप में बांट देते हैं। अब यहाँ पर आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम आता है, नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम आता है, ठीक है, और फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम आता है। यही 3 क्लासिफिकेशन सिस्टम आपको अच्छे से पढ़ लेना है, यहां से क्वेश्चन जरूर आता है। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर। नेचुरल क्लासिफिकेशन में क्या होता है, आर्टिफिशियल में क्या होता है और फाइलोजेनेटिक में क्या होता है, ये तीनों के तीनों देखा जाए तो यहाँ पर ये रीजनेबल क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर आते हैं, जहां पे हम कुछ इनके नेचुरल कैरेक्टर के बेसिस पे अगर उनमें कुछ सिमिलैरिटी है तो उनको हम एक साथ रखेंगे और नहीं है तो अलग अलग ग्रुप में रख देंगे। तो इसी में हम फर्दर अलग अलग टाइप्स पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहला टाइप जो हमें पढ़ना है ये है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये ज्यादा या लेस यहाँ पे प्लांट्स को क्लासिफाई किया जाता है उनके कैरेक्टर्स के बेसिस पे। और यहाँ पर सबसे पहला अर्लीस्ट सिस्टम क्लासिफिकेशन का था ये, जो आर्टिफिशियल था। और यहाँ पर हमने सबसे ज्यादा क्या कंसिडर किया है, और ज्यादातर जो कैरेक्टर्स, खासकर कौन से कैरेक्टर्स हम इसमें कंसिडर करते हैं, ऐसे कैरेक्टर्स जो कि मॉर्फोलॉजिकल है। मॉर्फोलॉजिकल समझते हैं बेटा, मॉर्फोलॉजिकल का मतलब होता है वो कैरेक्टर्स जो कि आपको जनरली प्लांट में बाहर के रूप में दिख जाते हैं। जैसे अगर मैं एक प्लांट को देखूं तो मुझे उसमें क्या समझ आएगा, उसके लीव्स दिख जाएंगे, उसका स्टेम दिख जाएगा, उसके फ्लावर्स दिख जाएंगे, उसके फ्रूट्स दिख जाएंगे। तो ये सब मॉर्फोलॉजी में आता है, बाहरी ढांचा जो होता है प्लांट का। तो अगर उसमें हमें कोई भी सिमिलैरिटी मिलती है प्लांट्स के बीच में तो उन प्लांट्स को हम एक ग्रुप में रख देते हैं, और अगर वही सिमिलैरिटी हमें नहीं मिलती है तो हम क्या कर देते हैं, उनको अलग अलग ग्रुप्स में रख देते हैं।
ठीक है, तो यही था आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम, जो कि किस पे बेस्ड था, जो कैरेक्टर्स में सिमिलैरिटी होती है, लेकिन ये ज्यादातर डू नॉट थ्रो एनी लाइट ऑन द एफिनिटीज और रिलेशनशिप ऑफ द प्लांट, लेकिन ये कहीं भी रिलेशनशिप नहीं बताता है प्लांट्स के बीच में कि कौन सा प्लांट किस प्लांट के साथ में जुड़ा हुआ है, बस नेचुरल और मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पे आप प्लांट्स की ग्रुपिंग जो है वो कर दी जाती है, इसको बोला गया आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम। नेक्स्ट है, सेकेंड आया नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। इसमें क्या था, इस क्लासिफिकेशन सिस्टम में नॉट ओनली ऑन द कैरेक्टर्स ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन स्ट्रक्चरल रिलेशनशिप बट अदर इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स वर आल्सो टेकन इनटू कंसिडरेशन। मतलब यहाँ पर जो ये क्लासिफिकेशन सिस्टम है नेचुरल वाला, इसमें हम सिर्फ बाहरी ढांचा या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को कंसिडर नहीं कर रहे हैं, जैसे इसमें कर रहे थे कि जो भी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर दिख जाए, मॉर्फोलॉजी में तो भाई फ्लावर का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी आ जाता है ना, कि स्टेमेन कितना है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसे आप कार्पल या पिस्टिल बोलते हैं वो कितना है, तो सिर्फ ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को नहीं कंसिडर कर रहा है, ठीक है, बल्कि यहाँ पर स्ट्रक्चर्स भी सिर्फ नहीं देख रहा है बल्कि और भी अदर कैरेक्टर्स को ले रहा है। मतलब कहीं ना कहीं ये आर्टिफिशियल सिस्टम से ज्यादा बेहतर है क्योंकि ये ज्यादा कैरेक्टर्स को कंसिडर कर रहा है। जैसे मान लो एक क्लास है, ठीक है, अब क्लास में मैं जाती हूँ और वहां पे मुझे बहुत सारे बच्चे दिखते हैं, मैं बोलती हूँ कि जो बच्चा सुंदर है, खूबसूरत है, वो बच्चा अच्छा है, और मैं उन सारे जो अच्छे अट्रैक्टिव बच्चे दिख रहे हैं मैं उनको बोल दूं कि वो सारे बच्चे अच्छे भी होंगे पढ़ने में, तो मैंने सिर्फ उनको बाहरी रूप से जो देखा उसी बेसिस पे बोल दिया कि ये एक जैसे होंगे या ये सारे बच्चे एक अच्छे होंगे, एकेडमिक्स में भी अच्छे होंगे, बेहतर परफॉर्मेंस अपने जो भी एग्जाम है उसमें देते होंगे। लेकिन फिर यहाँ पे मैंने क्या किया कि मैंने कहा कि भाई अगर मैं सिर्फ बाहरी ढांचा देख के किसी भी बच्चे के बारे में ये बता दूं कि बच्चा अच्छा होगा पढ़ने में, तो ये सही नहीं। तो यही कुछ आर्टिफिशियल में हो रहा था कि सिर्फ बाहरी कैरेक्टर को देख के प्लांट्स की ग्रुपिंग कर दी जा रही थी। अब अगर मैं प्लांट यहाँ पे अगर उसी क्लास में वापस जाऊं और मैं बोलूं कि यहाँ पे मैं सिर्फ बच्चे का सिर्फ एक्सटर्नल कैरेक्टर नहीं देखूंगी, यहाँ पे साथ ही साथ मैं ये भी देखूंगी कि बच्चा बोलता कैसे है, बच्चे के अंदर मैनर्स कौन से हैं, बच्चा ड्रेसअप कैसे होता है और बच्चा पढ़ने में कैसा है। अब जब मैं इस बेसिस को रख के प्लांट्स जो भी उस क्लास में जो बच्चे हैं उनकी ग्रुपिंग करूंगी तो मैं बेहतर तरीके से ग्रुपिंग कर पाऊंगी कि ये बच्चे ज्यादा बेहतर हैं, ये बच्चे थोड़े कमजोर हैं, ये बच्चे ज्यादा कमजोर हैं। तो कहीं ना कहीं जब हम ज्यादा कैरेक्टर्स लेते हैं तो हम क्लासिफिकेशन बेहतर तरीके से कर पाते हैं। यही सेम चीज हुई नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम में। यहाँ सिर्फ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, सिर्फ एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर या जो एक स्ट्रक्चर है उस पर फोकस नहीं किया गया बल्कि अदर इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स को भी साथ लिया गया ताकि उस प्लांट की ग्रुपिंग बेहतर तरीके से हो पाए, उसका क्लासिफिकेशन बेहतर तरीके से हो पाए। अब यहाँ पर देखा जाए तो ये हमें नॉट ओनली टू असर्टेन द नेम ऑफ द प्लांट, ये वाला क्लासिफिकेशन सिस्टम जो था नेचुरल वाला, ये सिर्फ प्लांट्स की नेमिंग करने में मदद नहीं किया बल्कि साथ ही साथ ये उस प्लांट की दूसरे प्लांट के साथ किस तरह का रिलेशन है वो भी पता करा पाया, यानी प्लांट दूसरे प्लांट से किस तरह से जुड़े हुए हैं या उनसे सिमिलर है या उनसे डिफरेंट है, ये तक इंफॉर्मेशन नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया। क्यों? क्योंकि इसमें कैरेक्टर ज्यादा कंसिडर किए गए, ज्यादा कैरेक्टर लेकर आप प्लांट की ग्रुपिंग या क्लासिफिकेशन किया गया, ठीक है। और साथ ही साथ ये ज्यादातर मॉडर्न जो सिस्टम है क्लासिफिकेशन का वो नेचुरल ही है, मतलब नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम बेहतर साबित हुआ आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम की तुलना में। इसके बाद तीसरा आया बच्चों यहाँ पर फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम में क्या था, इस टाइप के क्लासिफिकेशन में जो प्लांट्स है इनको इवोल्यूशनरी और जेनेटिक रिलेशनशिप की बेसिस पर क्लासिफाई किया गया। अब फाइलोजेनेटिक है क्या, इसको समझते हैं। फाइलोजेनी वर्ड आता है, फाइलोजेनी का मतलब होता है जब हम एंसेस्टर्स जब हम एंसेस्टर्स के बारे में पता लगाते हैं। मान लो अगेन इसको एक एग्जांपल से समझेंगे, मान लेते हैं दो प्लांट हैं ए और बी और इसका एक पूर्वज एंसेस्टर, मतलब पूर्वजों को एंसेस्टर कहा जाता है ना, तो मान लो इस ए और बी प्लांट का जो पूर्वज है वो जेड है, ठीक है। अब ये जो जेड प्लांट है, ये जेड प्लांट अगर देखा जाए तो ये इसके पूर्वज है। अब इन्हीं से निकलकर कभी ए प्लांट बना और दूसरा बना बी प्लांट, ठीक है। अब ये जो ए और बी प्लांट निकलकर इस जेड प्लांट से आए हैं, मान लो ए प्लांट दूसरी जगह पे चला गया, बी प्लांट दूसरी जगह चला गया,
लेकिन अब मान लो मैंने दोनों प्लांट के बारे में खोज शुरू की और मैंने पाया कि दोनों प्लांट कहीं ना कहीं इनके जो पूर्वज हैं वो सेम है, जेड है, जो कि हमारे इस एग्जाम्पल को अगर देखा जाए तो जब हमें पता चले कि ए और बी जैसे प्लांट का एंसेस्टर्स कॉमन है, यानी एक ही है, कॉमन यानी कि एक ही पूर्वज है, तो हम कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि ए प्लांट और बी प्लांट आपस में जुड़े होंगे या इनके कुछ कैरेक्टर्स आपस में मिल रहे होंगे। तो ये कहलाता है बच्चों फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। यहाँ पे जो हम प्लांट्स का क्लासिफिकेशन या ग्रुपिंग करते हैं ये किस बेसिस पे रहता है, ये इनके इवोल्यूशनरी और जेनेटिक रिलेशनशिप के बीच में रहता है कि इवोल्यूशन या बदलाव इनमें कैसे आ रहा है और साथ ही साथ इनके जीन या जेनेटिक रिलेशनशिप, इनका डीएनए कैसे मैच कर रहा है। और ये तभी हो सकता है जब हम इनके क्या फाइंड आउट करें, इनके क्या पता लगा इनके बारे में, इनके एंसेस्टर्स का, इनके पूर्वजों का जब हम अंदाजा लगा ले या जिस जगह से जिस ग्रुप से वो आए उनका पता लगा ले, तो हम इनके इवोल्यूशन के बारे में, इनमें आए हुए बदलाव के बारे में और इनके रिलेशनशिप के बारे में बेहतर पता लगा सकते हैं। अब कहीं ना कहीं जो ए और बी प्लांट है इसमें इवोल्यूशन हुआ होगा तभी नहीं ये जेड प्लांट से थोड़ा अलग होगा। क्या हमारे पूर्वज और हम एक जैसे हैं हूबहू? बहुत सारे चेंजेस हैं, बॉडी में चेंजेस हैं, ब्रेन में, थिंकिंग में चेंजेस है, बहुत सारे चेंजेस हैं। तो हम कहीं ना कहीं इवोल्यूशन हुआ तब ना हम बने। तो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप प्लांट्स के इवोल्यूशन को भी समझता है, प्लांट में आए हुए बदलाव को समझता है, और ये तभी समझना पॉसिबल है जब आज की प्लांट या आज के ऑर्गेनिज्म की तुलना ऑलरेडी 100 साल या 200 साल पहले एग्जिस्ट करने वाले प्लांट एनिमल से तुलना उनकी की जाए तो। और वही सेम चीज फाइलोजेनेटिक में होती है। यहाँ पर हम प्लांट एनिमल्स की जो तुलना है वो उनके पूर्वजों से, उनके एंसेस्टर से करते हैं ताकि उनमें होने वाले इवोल्यूशन और उनके बीच में रिलेशनशिप को हम पढ़ पाए। इसी को बोलते हैं बच्चों फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो ये क्लासिफिकेशन इवोल्यूशनरी और जेनेटिक रिलेशनशिप बताता है और साथ ही साथ ये एंसेस्टर्स का पता लगा के ये पॉसिबल होता है। ये फाइलोजेनेटिक ट्री या श्रब के फॉर्मेट में हम इसको दिखा सकते हैं, जैसे ये ट्री जैसा बन गया है ना, तो इस तरह से हम इसको दिखाते हैं। फिर आते हैं बच्चों यहाँ पे बेंथम और हुकर क्लासिफिकेशन सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे कुछ ऐसा क्लासिफिकेशन सिस्टम है जो आपको एग्जाम में आ सकता है। ठीक, इन्हीं में से एक है बेंथम और हुकर का क्लासिफिकेशन सिस्टम। इनके अभी आउटलाइंस और इनके फीचर्स भी जानेंगे, इंपॉर्टेंट है ये। और फिर अभी आप लोग को बैच के बारे में भी थोड़ी इंफॉर्मेशन दूंगी। तो बेंथम और हुकर क्लासिफिकेशन जो है इसमें दो साइंटिस्ट हैं बेटा, बेंथम है और दूसरे हैं हुकर। यहाँ पे जॉर्ज बेंथम और जोसेफ डाल्टन हुकर, ये दो ब्रिटिश बॉटनिस्ट थे जो कि यहाँ रॉयल बॉटनिक गार्डन, जो कि क्यू इंग्लैंड में है, कई बार ये भी एमसीक्यू में आ सकता है कि रॉयल बॉटनिक गार्डन कहाँ है, तो याद रखिएगा इंग्लैंड में है ये। ठीक है, जॉइंटली साथ में मिलकर एक मॉन्यूमेंटल वर्क किए एक जेनेरा प्लांटेरम में। ठीक है, जो थर्ड वॉल्यूम था इसका उसके अंदर इन्होंने कुछ बातें रखी और ये सबसे बड़ा, एक तरीके से देखा जाए तो ये सबसे बड़ा टैक्सोनॉमिक वर्क माना जाता है। टैक्सोनॉमी ऑलरेडी मैंने आपको यूनिट फर्स्ट के लेक्चर फर्स्ट में बता दिया था कि टैक्सोनॉमी का मतलब होता है प्लांट की ग्रुपिंग, प्लांट का क्लासिफिकेशन। तो ये सबसे बड़ा वर्क था, टैक्सोनॉमिक वर्क सबसे बड़ा माना जाता है जो कि इससे पहले कभी नहीं प्रोड्यूस हुआ था यूके में, यूनाइटेड किंगडम में। और ये कहीं ना कहीं बहुत सारे नए बॉटनिस्ट के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा बनी, जो कि बेंथम और हुकर ने जो क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया। इनके 3 वॉल्यूम्स थे जिसमें इन्होंने बुक अपनी इंफॉर्मेशन को रखा मॉन्यूमेंटल वर्क में, जिसमें यहाँ पे इसके अंदर डिस्क्रिप्शन था किस चीज का, इसके बारे में इंफॉर्मेशन थी सारे जेनेरा की। अब जेनेरा मतलब क्या होता है, जीनस होता है। आप लोग को पिछले क्लास में बताया था ना कि जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर हम करते हैं उसमें जीनस आता है और स्पीशीज आता है। तो यहाँ पर क्या है, ये सारा डिस्क्रिप्शन जेनेरा का देता है। और सीड प्लांट, अब सीड प्लांट हम किसको बोलते हैं बेटा, तो सीड प्लांट हम लोग बोलते हैं, सीड प्लांट हम लोग किसको बोलते हैं, सीड प्लांट हम लोग कहते हैं ऐसे प्लांट्स को जो कि जिम्नोस्पर्म होते हैं और दूसरे कौन होते हैं, एंजियोस्पर्म होते हैं। ये 2 प्लांट ग्रुप्स है। ठीक है, तो ये जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में स्पर्मा का मतलब ही सीड होता है, तो ये सीड प्लांट्स हैं। तो इसी के क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में बेंथम हुकर ने बेहतर तरीके से बताया था। सारे जेनेरा, इनके अंदर जो भी जीनस आते हैं उनके बारे में इसमें बताया गया था और ये क्लासिफाई हुए थे जो सिस्टम इन्होंने दिया था।
अब बच्चों आपको बता दूं कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कुछ लेक्चर वीडियोस तो आपको हर यूनिट के हमारे यूट्यूब पर अवेलेबल हो जाएंगे, लेकिन अगर आप बेहतर तरीके से अपने फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे नोटबुक बैच के साथ जुड़ सकते हैं। इस बैच के अंदर हम लोग हर सेमेस्टर के लिए फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर स्पेशली हम इस बार रन कर रहे हैं, तो इन दोनों सेमेस्टर के हर यूनिट के सारे टॉपिक्स के वीडियोस आपको हमारे नोटबुक बैच के अंदर, जो कि ये बैच हमारा डीएनएस एजुकेयर ऐप पर चलता है, इस ऐप के अंदर आपको ये सारी क्लासेस मिल जाएगी फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर की पूरी। अब आप इससे साथ में जुड़कर आप अपनी बेहतर तैयारी कर सकते हैं और सेमेस्टर एग्जाम में बेहतर परफॉर्मेंस दे सकते हैं। हमारे इस पूरे क्रैश कोर्स में आपको लाइव क्लासेस, डाउट क्लासेस क्लियर कराए जाएंगे, नोट्स आपको मिलेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर रहेंगे, वन शॉट रिवीजन भी आपको कराया जाएगा यूनिट वाइज, जैसे आपके एग्जाम्स करीब आने वाले होंगे। इस पूरे बैच का कोर्स की ऑफर प्राइस की बात करें तो ये 1250 है। अगर आप डीएनएस 20 कूपन कोड इस्तेमाल करते हैं तो आपको इसमें एक्स्ट्रा 20% डिस्काउंट भी अभी के लिए मिल जाएगा। अगर इसके अलावा बच्चों देखा जाए तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप कॉन्टैक्ट करके मैसेज करके जो इन्फॉर्मेशन लेना चाहे हमारे बैच से रिलेटेड वो ले सकते हैं। आज ही डीएनएस एजुकेयर ऐप डाउनलोड करिए। जैसे आप हमारे इस कोर्स के साथ जुड़ते हैं, अगले 3 महीने के लिए आपके पास ये कोर्स होगा। इसमें न सिर्फ आपको बॉटनी की क्लासेस बल्कि जूलॉजी और केमिस्ट्री की भी क्लासेस मिलनी है। और सही आपको मैं बता दूं, जब तक आपके एग्जाम नहीं हो जाते तब तक आप इस कोर्स के साथ जुड़े रह सकते हैं, आप उसमें यहाँ पे अवेलेबल रहेंगे। ठीक है, तो आज ही जुड़िए, आज ही इनरोल करिए हमारे इस नोटबुक बैच के साथ, जहां पे आप हर यूनिट के हर टॉपिक को बेहतर तरीके से पढ़ पाएंगे। तो ये था। अब फर्स्ट पार्ट जो था जेनेरा प्लांटेनम का, जो कि इनकी बुक थी ना, अब यहाँ पे जुलाई 1862 में आई थी और लास्ट पार्ट जो था वो अप्रैल 1883 में आया था। इन्होंने सबसे डिस्क्रिप्शन दिया था पूरी फैमिलीज के बारे में और जो जीनस आते हैं हमारे सीड प्लांट यानी जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के अंदर जो जीनस आता है, जो फैमिली आता है, उस सब के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन इन्होंने अपने क्लासिफिकेशन सिस्टम में दी थी। और इसीलिए सबसे बड़ा क्लासिफिकेशन सिस्टम में से एक है बेंथम और हुकर का क्लासिफिकेशन। और इनको 3 क्लास में सीड प्लांट्स को 3 क्लास में बांटा गया था। कौन कौन से थे ये? डाइकोटिलिडन्स, और दूसरे थे मोनोकोटिलिडन्स जो कि जिम्नोस्पर्म के अंदर आते हैं, सॉरी एंजियोस्पर्म के अंदर आते हैं, और दूसरी कैटेगरी हो जाती है जिम्नोस्पर्म की। देखो ऐसा है कुछ, ये होते हैं ना सीड प्लांट्स, यानी वो प्लांट जिनसे सीड बनता है, जिनके अंदर सीड बन पाता है। उससे पहले तक आप देखेंगे तो उसमें स्पोर्स बनता है। तो सीड प्लांट्स के अंदर 2 ग्रुप है, एक है जिम्नोस्पर्म्स का ग्रुप, जो भी थोड़ी देर पहले भी बताया। जिम्नो का मतलब होता है बच्चों नेकेड, और स्पर्मा का मतलब होता है सीड। इनकी सीड जो होती है ना इन प्लांट्स ग्रुप में, वो खुली होती है, वो फ्रूट के अंदर नहीं पाई जाती है। दूसरा प्लांट ग्रुप जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों एंजियोस्पर्म्स। इस प्लांट ग्रुप की खासियत क्या है? इसमें सारे जो प्लांट्स है वो आपको मिलेंगे कि इनमें फ्लावर जो होता है, इनमें एक तो फ्लावरिंग प्लांट्स इनको कहा जाता है क्योंकि अकेले लौते प्लांट ग्रुप है जिनमें फूल होते हैं, फ्लावर्स होते हैं। यानी जो भी आपको आसपास अपने फ्लावरिंग प्लांट्स मिल जाए ना, समझ जाइए वो एंजियोस्पर्म्स है। ठीक है, और इसी के साथ साथ अगर देखा जाए तो एंजियोस्पर्म में फर्दर 2 कैटेगरी है। एक डाइकॉट की कैटेगरी है, यानी वो सीड जिनके अंदर 2 कॉटिलेडन पाए जाते हैं, और दूसरा कैटेगरी है मोनोकॉट का, जिसमें सिंगल कॉटिलेडन पाया जाता है। तो मेनली जो बेंथम हुकर थे उन्होंने सीड प्लांट्स के क्लासिफिकेशन, उसमें पाए जाने वाले जीनस और फैमिली के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया था। यही था बेंथम हुकर का क्लासिफिकेशन। अब जरा इसकी आउटलाइन देख लेते हैं कि क्या क्या इसके अंदर अलग अलग कैटेगरी आई थी। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमें 3 कैटेगरी मिलेगी। ठीक है, एक डाइकोटिलिडन्स की मिलेगी, दूसरी मोनोकोटिलिडन्स की मिलेगी जो कि आपको आगे मिल जाएगा, और फिर यहाँ पर आपको जिम्नोस्पर्म्स का क्लासिफिकेशन मिलेगा। तो एक जिम्नोस्पर्म का है, तीसरा हमारा मोनोकोटिलिडन्स का है। तो यही हमारे अलग अलग सारे तीनों ग्रुप्स हैं। आपको इसको अच्छे से रेडी करना पड़ेगा, इसके नाम याद करने पड़ेंगे। लॉन्ग आंसर में इसके आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। 15 मार्क्स वाला जो क्वेश्चन आता है आपका, उसमें इसके आने के चांसेस ज्यादा होते हैं कि बेंथम हुकर का पूरा क्लासिफिकेशन सिस्टम ही बताओ। तो यहाँ पे आपने किस बुक में पब्लिश हुई, जेनेरा प्लांटेनम क्या था, कितने वॉल्यूम्स का था, और क्या क्या ग्रुपिंग सिस्टम था, वो सब आपको इसमें लिखना होगा। तो इसमें देखो सबसे पहला क्लास है डाइकोटिलिडन, यानी एंजियोस्पर्म का पहला ग्रुप। डाइकोटिलिडन में सब क्लास 2 है, एक है पॉलीपेटली, दूसरा है गेमोपेटली। ठीक है, और सब क्लास 3 है मोनोक्लेमाइडी। ठीक है, पॉलीपेटली का मतलब होता है जब पेटल्स ढेर सारे होते हैं, यानी इनका नंबर जो होता है वो मल्टीपल होता है। ठीक है, यहाँ इसके अंदर देखा जाए तो इसके अंदर 3 सीरीज फर्दर आती है, एक है थैलेमी फ्लोरी, एक है डिसी फ्लोरी और एक है कैल्सी फ्लोरी।
थैलेमी फ्लोरी में देखा जाए तो जो पेटल्स और स्टेमेन होते हैं, पेटल यानी फूल की पंखुड़ियां और स्टेमेन यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये हाइपोगाइनस होते हैं। हाइपोगाइनस का मतलब जब ओवरी की पोजीशन सबसे ऊपर होती है, और यूजुअली ये देखा जाए तो इनका जो नंबर है वो ढेर सारा होता है। सीरीज 2 में आता है डिसिफ्लोरी, इसमें ओवरी इसमें भी सुपीरियर है यानी हाइपोगाइनस है, और ये डिस्क ऑफ फ्लावर के अंदर प्रेजेंट रहता है। सीरीज 3 के अंदर आता है यहाँ पे कैलिसिफ्लोरी, जिसमें सेपल साथ में जुड़े रहते हैं, और यहाँ पर स्टेमन्स जो होते हैं वो यहाँ पर पेरी ईपी और पेरी या इपीगाइनस दोनों में से एक हो सकते हैं, स्टेमन होते हैं। और साथ ही साथ ये गाइनस मतलब हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसकी पोजीशन अगर ऊपर हुई तो यहाँ पर हाइपो बोलते हैं, बीच में रही तो पेरी, और नीचे रही ओवरी की पोजीशन तो इपीगाइनस बोलते हैं। ओवरी ज्यादातर इंफीरियर होता है, ठीक है, यानी नीचे के पोजीशन में पाया जाएगा। इसका मतलब क्या है बेटा, जैसे देखो ये फ्लावर है तो ये इसका सेपल हुआ, ये इसका पेटल हुआ, और ये इसका एंड्रोइशियम यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन स्टेमन हो गया। और मान लो इसका जो गाइनोइशियम है, ये देखो अब इसकी पोजीशन ये है, ठीक है। अब ऐसे में देखा जाए तो ओवरी की पोजीशन जो है, अगर मुझे उसे ऊपर करना है तो मैं इस तरह से बना दूंगी, यानी कि ओवरी के पोजीशन के नीचे से सारे पार्ट्स निकल रहे हैं, चाहे सेपल हो, चाहे पेटल हो, चाहे यहाँ पे स्टेमेन हो। तो ऐसे में ओवरी की पोजीशन सबसे ऊपर मानी गई। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ओवरी ऊपर है, इसका मतलब है कि ओवरी का जो बेस है उसके नीचे से बाकी पार्ट्स निकल रहे हैं, तो ऐसे में ओवरी की पोजीशन सबसे ऊपर मानी गई। तो ऐसे ओवरी को सुपीरियर या हाइपोगाइनस ओवरी कहते हैं। अब यही मान लो दोनों सब एक लेवल पे आ जाए तो पेरीगाइनस हो जाएगा, और मान लो ओवरी की पोजीशन सबसे नीचे हो जाए यानी कुछ इस तरह से, और इसके ऊपर से सेपल, पेटल और स्टेमेन निकले, तो ऐसा फ्लावर क्या कहलाएगा, इपीगाइनस। इसका मतलब यहाँ ओवरी की पोजीशन देखो सबसे नीचे हो गई, और इस ओवरी की पोजीशन के ऊपर आपको सेपल, पेटल और स्टेमेन दिखा। जब सेपल, पेटल, स्टेमेन इसके नीचे से निकल रहा है तो ओवरी ऊपर, और जब ओवरी के ऊपर से सेपल, पेटल, स्टेमेन निकल रहा है तो ओवरी नीचे यानी कि इंफीरियर ओवरी, और इसको पेरीगाइनस भी कहते हैं। समझ रहे हो, तो ये टर्म्स इसमें आपको काफी मिलेंगे। तो ये पॉलीपेटली है, पॉलीपेटली का मतलब, पॉली का मतलब भी ढेर सारे, और पेटली का मतलब पेटल्स से। सब क्लास 2 की बात करें, सेकेंड सब क्लास जो आता है वो है गेमोपेटली। यहाँ पे सारे पेटल्स आपस में जुड़े हुए रहते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पे इंफीरियर ओवरी है, ओवरी इंफीरियर है, इंफीरियर के मतलब ये है इंफीरियर ओवरी, यानी यहाँ पे ओवरी की पोजीशन ये वाली कंडीशन होगी, सबसे नीचे होगी ओवरी की पोजीशन। स्टेमेन नंबर और पेटल नंबर इक्वल है, और दोनों एक दूसरे के साथ अल्टरनेट करते हैं। स्टेमेन यानी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और पेटल यानी फूल की पंखुड़ियां। सीरीज 5 में आता है हेटेरोमेरी। हेटेरोमेरी में क्या होता है, ओवरी की पोजीशन सबसे ऊपर होती है यानी ये वाली कंडीशन होगी, और स्टेमेन जो है ज्यादा से ज्यादा या कम से कम में डबल नंबर में हो सकते हैं, पेटल से डबल होंगे। कार्पल 2 से ज्यादा ही हो सकता है, कार्पल पिस्टल यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और सीरीज 6 की बात कर ले तो ये बाई कार्पिलिटी है। बाई मतलब दो, कार्पिलिटी में देखो कार्पल वर्ड आ रहा है यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यहाँ पे 2 होगा नंबर। यहाँ पे स्टेमेन जितने हैं एज मेनी एज पेटल्स, जितने पेटल होंगे यानी पंखुड़ियां जितनी होंगी उतने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी होगा इस ग्रुप में, और एक दूसरे के साथ अल्टरनेट करेंगे। ओवरी देखो लिखा है ना बाई कार्पल में, यानी ओवरी 2 इन नंबर होंगे। कार्पल का मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, बाई मतलब 2, तो यहाँ पे 2 कार्पल लिखेंगे और सुपीरियर होगा अगेन ओवरी। तो ये आपको इसमें मिला सब क्लास में, ठीक है ना। तो सब क्लास पॉलीपेटली हो गया, दूसरा गेमोपेटली हो गया सब क्लास, जो कि डाइकोटिलेडन्स के अंदर आ रहा है। और सब क्लास 3 में आता है मोनोक्लेमाइडी। मोनोक्लेमाइडी में क्या होता है, पेरियंथ एक होगा, 2 सेरिएट होगा और सेपेलॉइड होगा। इसका मतलब क्या होता है, पेरियंथ का मतलब होता है जब सेपल और पेटल्स आपस में जुड़े रहते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं बेटा पेरियंथ बोलते हैं। तो वो चीज यहाँ देखने को मिलेगा। अब इसमें सीरीज की बात कर ले तो यहाँ पे देखा जाए ये 6 है, ये 6 7, ये 7 सीरीज है। इसमें है कुर्विम्ब्री। कुर्विम्ब्री में क्या होता है, एंडोस्पर्म यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, और यहाँ पे एम्ब्रियो कर्व्ड रहेगा। ओवरी में एक ओव्यूल, ओव्यूल वही पार्ट है बच्चों जो प्लांट्स में सीड बनता है, वो चीज यहाँ पे पाई जाएगी। फिर सीरीज नेक्स्ट आती है तो इसमें मल्टी ओव्यूलेट का नाम है। तो मल्टी ओव्यूलेट एक्वेटिका का मतलब है कि यहाँ पे मल्टीपल ओव्यूल होंगे, ढेर सारे ओव्यूल जो ढेर सारे सीड होंगे।
उसके बाद यहाँ पर देखो मल्टी ओव्यूलेट टेरेस्ट्रस आता है, यानी कि ये वाले एक्वेटिक थे, यानी ये पानी में पाए जाने वाले थे। ये टेरेस्ट्रस यानी कि मैदानी क्षेत्र में पाए जाने वाले होंगे, टेरेस्ट्रियल हर्ब्स होंगे। फिर है यहाँ पे माइक्रोएम्ब्री, यहाँ पर क्या होगा, कार्पल 1 से 2 होगा, ओव्यूल्ड होगा, सीड में एंडोस्पर्म होगा और एम्ब्रियो छोटे छोटे होंगे। फिर नेक्स्ट आता है यहाँ पे हमारे पास डैफनिल्स। डैफनिल्स में देखा जाए तो ओवरी में एक कार्पल होगा, ओव्यूल 1 से कम हो सकते हैं या 1 या उससे थोड़ा ज्यादा हो सकते हैं। स्टेमन जो है पेरीगाइनस होगा, यानी कि बीच की पोजीशन होगी। पेरियंथ जो होगा वो सेपेलॉइड होगा, यानी सेपल से जुड़ा हुआ पाया जाएगा। पेरियंथ सेपेलॉइड का मतलब हो गया कि यहाँ पर जो आपके सेपल्स और पेटल्स हैं, ये ज्यादातर आपको देखने को मिलेगा कि ये आपको ग्रीन कलर के देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि सेपल का कलर ग्रीन होता है। तो यहाँ पे ज्यादातर जो पेरियंथ है, यानी जो सेपल और पेटल के फ्यूजन से बनता है, वो ज्यादातर इसमें ग्रीन कलर का होता है। फिर नेक्स्ट है क्लेमाइडोस्पोरा। यहाँ पे ओवरी में एक लोक्यूल होगा, एक सेक्शन होगा, 1 से 3 ओव्यूल पाए जाएंगे उसके अंदर, और सीड में टेस्टा नहीं होगा। सीड के बाहरी कोट को ना टेस्टा कहते हैं, वो चीज इस ग्रुप में नहीं होगी। यहाँ पे फिर नेक्स्ट सीरीज है यूनिसेक्सुअल्स, यानी यहाँ पे फ्लावर्स में कोई एक ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा, या तो मेल या तो फीमेल। ठीक है, और फिर नेक्स्ट है हमारा जिम्नोस्पर्मी वाला ग्रुप। ठीक, अब एंजियोस्पर्म में एक हो गया डाइकोटिलेडन वाला ग्रुप। तो डाइकोटिलेडन में हमने ये देख लिया कि डाइकोटिलेडन में पॉलीपेटली हो गया, गेमोपेटली होगी, और साथ ही साथ मोनोक्लेमाइडी हो गए। इसके सारे अंदर सीरीज के फीचर्स भी बता दिए। अब मोनोकोटिलेडन्स में देखें तो मोनोकोटिलेडन्स में है पहला माइक्रोस्पर्मी। माइक्रोस्पर्मी का मतलब अंदर का जो पेरियंथ है वो पेटेलॉइड होगा, यानी कलरफुल होगा, ओवरी इंफीरियर होगा, उसकी पोजीशन नीचे होगी, और सीड्स बहुत छोटे होंगे। इपिगाइनी का मतलब क्या हो गया, गाइनस यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की पोजीशन नीचे, तो इंफीरियर ओवरी होगी यहाँ पे, पेटेलॉइड पेरियंथ पेटेलॉइड होगा, एंडोस्पर्म ज्यादा होगा अमाउंट में। नेक्स्ट है कोरोनरी। तो कोरोनरी में क्या होगा, पेरियंथ पेटेलॉइड होगा, ओवरी फ्री होगा और सुपीरियर होगा, ओवरी की पोजीशन ऊपर होगी। नेक्स्ट है कैलिसिनी। इसमें क्या होगा, अंदर का जो पेरियंथ है वो सेपेलॉइड होगा। एक टर्म है बच्चों पेटेलॉइड, एक है सेपेलॉइड, इसको क्लियर रखिएगा। सेपल से सेपेलॉइड बना है, पेटल से पेटेलॉइड बना है, ओवरी फ्री रहेंगे। नेक्स्ट है न्यूडीफ्लोरी। न्यूडीफ्लोरी में क्या होगा, पेरियंथ या तो नहीं होगा या तो हेयर या स्केल्स पाए जाएंगे उस फ्लावर में। नेक्स्ट है एपोकार्पी। यहाँ पे पेरियंथ 1 या 2 के अलग ग्रुप में पाया जा सकता है, या तो नहीं होगा, ओवरी सुपीरियर होगी, एपोकार्पस होगा और एंडोस्पर्म नहीं रहेगा। नेक्स्ट है ग्लूमेसी। ग्लूमेसी में फ्लावर्स अकेले रहेंगे और सेसाइल होंगे इन द एक्सिस ऑफ द ब्रैक्ट्स, और अरेंज होंगे हेड या स्पाइकलेट्स में ब्रैक्ट के साथ। पेरियंथ जो है वो यहाँ पर ऑफ स्केल्स का है यहाँ पे, या नन, ओवरी एक लोक्यूलर या एक ओव्यूल्ड रहेगा। तो बच्चों ये था यहाँ पर बेंथम और हुकर क्लासिफिकेशन सिस्टम का पूरा अंदर की सीरीज और उसके अंदर पाए जाने वाले सब ग्रुप्स, ये सारी चीजें आपको बताई है। आई होप आज आपको क्लासिफिकेशन सिस्टम समझ आया होगा। जो मैंने यहाँ पे आपको नेचुरल, आर्टिफिशियल और फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम बताया, ये आपको क्लियर हुआ होगा। आपको मैं बता दूं सबसे एक्सेप्टेड जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो हमारा यहाँ पर कौन सा है, वो यहाँ पर हमारा फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम है। सबसे एक्सेप्टेड मॉडल यही है, जहां पे हम प्लांट्स के एंसेस्टर्स का, पूर्वजों का पहचान लगा के हम प्लांट्स का ग्रुपिंग या क्लासिफिकेशन करते हैं। तो कैसा लगा बच्चों आज का वीडियो, जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ हमारे नवोद्भव बैच के साथ जुड़ना मत भूलिएगा। इसके अंदर हम बेहतर तरीके से हर यूनिट के हर टॉपिक का तैयारी करा रहे हैं। उसमें आपको हर लेक्चर वीडियोस हर टॉपिक के मिलेंगे, और ये सारी क्लासेस आपको डीएनएस एजुकेयर ऐप पर मिलेगी। आज हमारे कोर्स के साथ एनरोल करिए, जिसका ऑफर प्राइस 1250 है। इसमें आपको बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री तीनों की क्लासेस मिलेगी इस ऑफर प्राइस में। और अगर आप डीएनएस 20 कूपन कोड इस्तेमाल करेंगे तो आपको 20% ऑफ भी मिल जाएगा। आज ही डीएनएस एजुकेयर ऐप डाउनलोड करिए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करेंगे, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक यू।